अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है विद द नेम ऑफ सेमेस्टर 4 इयर्स लॉ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर का है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इस ग्रुप का लिंक वीडियो के साथ नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या खासियत है? पहली बात तो ये है कि इस ग्रुप में ये सिखाया जाता है कि आपको एग्ज़ाम का क्या पैटर्न आएगा, एग्ज़ाम का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, अगर एमसीक्यूज़ आ गए तो एमसीक्यूज़ किस तरह के पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस ग्रुप में सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आप देखें कि मैं वीडियो के अंदर जो हेडिंग्स मौजूद होती हैं, मैंने उन हेडिंग्स को यहाँ पे देखें ग्रुप में शेयर किया होता है। तो ज़ाहिर ही बात है, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं उनको ज़रूरत होती है हेडिंग्स की, तो मेरे ग्रुप को अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उनको हेडिंग मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप देखते जाइएगा कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ भेज रखी है कि जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी करी, ज़ाहिर ही बात है मेरे ग्रुप से ही करी थी। मैंने अपने ग्रुप में सारी बातें पीडीएफ्स भी शेयर की है, साथ में मैंने कुछ वीडियोस लिंक्स भी शेयर कर दिए थे। यहाँ टॉप पे मैंने वीडियो लिंक्स भी भेज रखे हैं इनको, ताकि ये वीडियो लिंक के ज़रिए भी समझ लें कि मैंने ये पीडीएफ क्यों भेजे हैं, और पीडीएफ ग्रुप में इसलिए शेयर कर दिया ताकि उनको आसानी से डाटा मिल जाए। साथ में मैंने लिंक्स भी यूट्यूब वीडियो के भेज रखे हैं, ऑडियोज़ पे भी समझा दिया है कि इन लोगों को, इन स्टूडेंट को कैसे अपने डाटे को रिवाइज़ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी मेरे साथ करी है उनके पूरे नंबर आए हैं अपने मिड टर्म के पेपर में। एक स्टूडेंट के सिर्फ एक नंबर कम थे पेपर में। अल्हम्दुलिल्लाह सारों का एक अच्छा रिजल्ट निकला है मिड टर्म का। इंशाल्लाह फाइनल की भी तैयारी मैंने इस पर स्टार्टअप करा दी है। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहता है वो लिंक को ज्वाइन कर ले। इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ आप लोगों को भी तैयारी करा दी जाएगी। अब आप टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू वेलावर्स अगेन में इस्लामाबाद। हमारा अब यहाँ से यूनिट 2 स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, यूनिट 2 जो पाकिस्तान स्टडी जो सेमेस्टर वालों का कोर्स है एलएलबी, उस यूनिट 2 में आपको तकरीबन 14 से 12 आई थिंक चैप्टर्स आएंगे जो होंगे हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स के बारे में। अब हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स होते क्या हैं? हिस्टोरिकल रिफॉर्म में ये बताना है आपने कि पाकिस्तान बनने से पहले जो मुसलमान थे, वो जो मुसलमान इंडिया में रहते थे, उन्होंने कौन सी एफ़र्ट्स की, कौन सी मेहनत की जिस वजह से पाकिस्तान बन गया, कौन से ऐसे स्टेप्स उन्होंने लिए, किस इदारे में गए वो आवाज़ उठाने के लिए, तब जाके पाकिस्तान बना। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम हिस्टोरिकल रिफॉर्म कहते हैं, यानी कि हिस्ट्री की वो वाली बातें जिनकी वजह से पाकिस्तान ईजाद हुआ, पाकिस्तान बनाया गया। और हिस्ट्री के वो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनका नेम इस पूरे यूनिट 2 में ये सभी आएगा। सही है, तो इंट्रोडक्शन में आपने हिस्टोरिकल रिफॉर्म का बताना है कि हिस्टोरिकल रिफॉर्म आर द चेंजेस मेड इन द पास्ट टू इम्प्रूव गवर्नमेंट, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड एजुकेशन। आपने हिस्टोरिकल रिफॉर्म के बारे में मतलब देना है कि इसका मतलब ये है कि माजी में यानी कि पास में जो चेंजेस हुई थी उन चेंजेस से क्या फ़ायदा हुआ था कि पास में जो गवर्नमेंट है उसका सिस्टम चेंज किया गया। यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि जो हिस्ट्री थी, जो हमारी पूरी हिस्ट्री थी जिससे पाकिस्तान बना, तो ज़ाहिर ये बात है पाकिस्तान बस लोगों ने सोचा तो पाकिस्तान बन गया, ऐसे नहीं हुआ था। ऑफ कोर्स बहुत लोगों ने इसमें मेहनत करी, गवर्नमेंट का सिस्टम चेंज करा, सोसाइटी का माहौल चेंज किया, दिमाग चेंज किया, तब जाके पाकिस्तान बनने के बारे में लोगों ने सोचा कि एक अलग मुल्क बनना चाहिए पाकिस्तान, देन पाकिस्तान बना। तो ज़ाहिर बात है हिस्टोरिकल रिफॉर्म एक ऐसी तब्दीली थी, एक ऐसी चेंजेस थी जिसने गवर्नमेंट को इम्प्रूव करा, जो पास्ट की गवर्नमेंट थी, सोसाइटी को थोड़ा चेंज किया, इकोनॉमी सिस्टम यानी कि पैसे के सिस्टम को चेंज किया, और एजुकेशन के सिस्टम को भी चेंज किया। In the history of Pakistan, many reforms were introduced by the rulers and the leaders to improve life by people and protect the rights of the Muslim. यहाँ पे ये कहना है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले की जो हिस्ट्री है उसमें ये बताया गया है कि जो रिफॉर्म्स हैं, रिफॉर्म्स मीन्स जो चेंजेस हुई हैं पाकिस्तान बनने से पहले, जो चेंजेस की गई हैं, उन्हीं चेंजेस की वजह से पाकिस्तान बना। इन चेंजेस को किसने किया? हमारे रूलर्स ने और हमारे लीडर्स ने। हमारे रूलर्स और लीडर्स जो थे उन्हीं की वजह से मुस्लिम राइट्स प्रोटेक्ट किए गए और पाकिस्तान बना। These reforms played a very important role in the development of the country and the creation of Pakistan. यहाँ पे लिखा है कि ये रिफॉर्म मीन्स ये चेंजेस, इन चेंजेस की वजह से एक बहुत ही ज़रूरी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया गया। वो इम्पोर्टेंट रोल क्या था? वो इम्पोर्टेंट रोल ये था कि एक नया कंट्री बन गया, पाकिस्तान बन गया, यही इम्पोर्टेंट रोल था। अब यहाँ पे सारी बातें क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि वो हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स आगे समझाए जाएंगे। इंट्रोडक्शन में सिर्फ हिस्टोरिकल रिफॉर्म का मतलब बताया कि इसका मतलब है चेंजेस होना, हमारी पास की हिस्ट्री में जो चेंजेस हुई हैं
उसी की वजह से गवर्नमेंट और सारी चीज़ें चेंज हुई, तभी पाकिस्तान बना। फिर आता है मीनिंग ऑफ द हिस्टोरिकल रिफॉर्म। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल रिफॉर्म में आपने बताना है कि जो हिस्टोरिकल रिफॉर्म है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं, इन्हीं की वजह से ही पाकिस्तान बना, क्योंकि इसने क्या किया कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस की जिसकी वजह से नया सिस्टम ईजाद हुआ, नए लॉज ईजाद हुए और सोशल लाइफ भी उसी हिसाब से चेंज हुई। पर्पस क्या था इन सोशल रिफॉर्म्स का? इन सोशल रिफॉर्म्स का मेन गोल ये था कि जो गवर्नमेंट में मिस्टेक्स हैं वो ठीक हो सकें, इंसानों की मदद हो सके, एंड मेक द गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटी बेटर। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है? अब देखें, पाकिस्तान बनने से पहले जो इंडिया था ना, ज़ाहिर बात है इंडिया से ही पाकिस्तान निकला, तो जो इंडिया था उसके अंदर जो मुसलमान रहते थे उनको राइट्स उनके नहीं मिलते थे, यानी कि मुसलमान इस्लाम के मुताबिक भी ज़िंदगी सुकून से नहीं जी पाते थे और उनको बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ता था। तो ज़ाहिर बात है जो हमारी गवर्नमेंट थी उस वक्त में, जो इंडिया की गवर्नमेंट थी जब पाकिस्तान नहीं बना था, ज़ाहिर बात है मुसलमानों को हक नहीं देते थे और भी मसले उनके लिए बनते थे। तो ये जो हिस्टोरिकल रिफॉर्म थे, इन्होंने क्या करा कि जो भी गवर्नमेंट में मिस्टेक्स, जैसे कि इंसानों को जो राइट्स नहीं मिल रहे थे, मुसलमानों को जो तकलीफ़ें पहुंची थी, उन मिस्टेकों को उन्होंने दूर किया, इंसानों की हेल्प करी और गवर्नमेंट को और ज़्यादा बेहतर किया कि वो इंसान को, ताकि वो गवर्नमेंट इंसानों के काम आ सके। तो ये सब हुआ था इन हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स में। अब आप थोड़ी सी डेफिनेशन की हेडिंग देके बताएंगे कि हिस्टोरिकल रिफॉर्म, देखें बात मैं आपको सीधा बताऊं कि जो कुछ भी आप इन हेडिंग्स के नीचे बातें लिखते हैं वो सेम ही दोहराई जाती हैं, लेकिन आप हेडिंग्स चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने मीनिंग की हेडिंग दे दी, यहाँ पर डेफिनेशन दे दी, बात दोनों में सेम ही हो रही है, ठीक है, कोई चेंज बात नहीं हो रही, दोनों में सेम बात हो रही है। हिस्टोरिकल रिफॉर्म, दोबारा से बता दें कि हिस्टोरिकल रिफॉर्म एक ऑर्गेनाइज एफर्ट्स है, यानी कि मिल के लोगों ने एफर्ट्स पुट अप की। किन लोगों ने एफर्ट्स की थी पुट अप? गवर्नमेंट ने की, रूलर्स ने की, सोसाइटी ने की, ताकि सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर चेंजेस आ सके। हम किन चीज़ों को चेंज किया गया? पॉलिटिक्स को चेंज किया गया, तालीम का निज़ाम को, एजुकेशन को चेंज किया गया, इकॉनमी पैसे को चेंज किया गया, सोशल लाइफ को चेंज किया गया, ठीक है। यानी कि इन हिस्टोरिकल रिफॉर्म के होने की वजह से क्या फ़ायदा हुआ कि ज़रूरी चीज़ें जो है चेंज होना शुरू हो गई थी इंडिया में। ज़ाहिर बात है उन्हीं चेंजेस की वजह से फिर बहुत अरसे बाद फिर पाकिस्तान भी ईजाद हो गया। एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं कि लॉज को चेंज करना, यही लॉज ही हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स होते हैं, यानी कि लॉज में चेंजेस आना या किसी भी चीज़ में चेंजेस, तब्दीली आना किसी पास्ट इवेंट की वजह से, पास्ट में हुई किसी ऐसे एक्शन या हादसे की वजह से कोई नई चीज़ ईजाद हो जाए, कोई नई चीज़ बन जाए, यही होता है हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ हम लॉ के एग्जांपल देंगे कि अगर लॉ चेंज किया जाए तो उस लॉ से क्या फ़ायदा होगा कि एजुकेशनल निज़ाम भी चेंज हो सकता है और भी चीज़ें उस लॉ की मदद से चेंज हो सकती हैं। तो यही बात हमें हिस्टोरिकल रिफॉर्म बता रहा है कि हिस्टोरिकल रिफॉर्म किस तरह से चेंजेस लाता है। अब आपने थोड़ी सी टाइप्स बतानी है कि हिस्टोरिकल रिफॉर्म किस किस टाइप की मौजूद होती है। सबसे पहला नंबर पे मैंने रखा हुआ है पॉलिटिकल रिफॉर्म, दूसरे नंबर पे सोशल रिफॉर्म। आप चाहें तो नंबर आगे पीछे कर दें, ज़रूरी नहीं होता कि इसको एग्जैक्ट पहले नंबर पे लिखना है, जो आपको याद रहा वो आप पहले नंबर पे लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पॉलिटिकल रिफॉर्म होता क्या है? पॉलिटिकल रिफॉर्म किससे डील करता है? पॉलिटिक्स से डील करता है, गवर्नमेंट से डील करता है, समझ आ रही है? यानी कि पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट और सियासतदान, पॉलिटिशियंस, इन लोगों से डील करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि जो चेंजेस आई थी, हिस्टोरिकल रिफॉर्म आया था, वो किस पे आया था? गवर्नमेंट पे आया था और पॉलिटिकल सिस्टम पे। यानी कि पास्ट में गवर्नमेंट के सिस्टम को और पॉलिटिकल निज़ाम को इस तरह से चेंज किया गया कि वो मुसलमानों के भी काम आ सके और लोगों के भी काम आ सके। ज़ाहिर बात है जो इंडिया में रहने वाले मुसलमान थे वो क्वांटिटी में कम थे, हिंदू ज़्यादा थे, हिंदू दबाने की कोशिश करते थे मुसलमानों को, तो गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस भी ऑफ कोर्स मुसलमानों को हेल्प नहीं करते थे। इसीलिए ये जो रिफॉर्म्स आए, यानी कि जितनी भी चेंजेस आई थी हिस्ट्री में, वो चेंजेस ऐसी थी जिसने गवर्नमेंट को और पॉलिटिकल सिस्टम को भी चेंज किया, ताकि गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम को ऐसा बनाया जा सके कि हर इंसान को वो गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम हेल्प कर सके, यानी कि मुसलमानों को भी हेल्प की जा सके। अगर ये चेंजेस ना आती तो ज़ाहिर बात है किसी ने भी मुसलमानों को ना उस वक्त हेल्प करनी थी ना आज हेल्प करनी थी। एग्जाम्पल आप इसमें देंगे लॉज फॉर वोटिंग। यहाँ पे देखें निज़ाम कैसे चेंज किया गया इस हिस्टोरिकल रिफॉर्म से। गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह से चेंज हुआ कि इन रिफॉर्म के आने से क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट लोग वह वोट कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पहले वोट
कोई लोग अगर नहीं दे पा रहे थे या उनका सेपरेट वोटिंग सिस्टम नहीं था, तो इन हिस्टोरिकल रिफॉर्म के आने से क्या हुआ कि उन लोगों के लिए एक सेपरेट वोटिंग सिस्टम भी बनाया गया और बहुत से लोग जो वोट नहीं कर पाते थे वो भी वोट कर सकते थे। तो यहाँ पे कहना या ये चाह रही हूँ कि इस तरह से वोटिंग सिस्टम हो गया या कोई भी नई असेंबली बनाएगी या कोई भी डिपार्टमेंट काउंसिल वगैरह बनाया गया, ये जितने भी इदारे बनाए जाएंगे ये भी हिस्टोरिकल रिफॉर्म की वजह से बनाए गए हैं। यानी कि माजी में जो चेंजेस हुई थी उन्हीं चेंजेस ने इस तरह की तब्दीलियाँ लेके आए। ठीक है, जैसे कि वोटिंग का सिस्टम एक नया ईजाद कर लेना, नए नए इदारे बन जाना, ये चीज़ें आपने पॉलिटिकल रिफॉर्म में बताने हैं। लेकिन जब बात आती है सोशल रिफॉर्म की, तो इसमें आपने बताना है कि इस रिफॉर्म से कौन ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये रिफॉर्म बेसिकली सोसाइटी को चेंज करने के लिए आता है, यानी कि सोसाइटी को बहुत भी ज़्यादा बेहतर करने के लिए, इंसानों को ज़्यादा राइट्स देने के लिए ये रिफॉर्म आता है। इस रिफॉर्म का क्या काम होता है, आप एक इसमें एग्जांपल दे दें कि इम्प्रूविंग वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस राइट, स्टॉपिंग अनफेयर ट्रेडिशन। इस रिफॉर्म से क्या फ़ायदा होता है कि इंसानों को और बच्चों को ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि माजी में औरतों पे ज़्यादा जुल्म होता था, लेकिन अगर आजकल के दौर की बात करें तो औरतें सारी आज़ाद हैं। क्यों आज़ाद हैं? क्योंकि जो माजी में हुए रिफॉर्म्स से, जो तब्दीलियाँ थी, जो चेंजेस थी, उनकी मदद से आज लोगों को आज़ादी मिल रही है, आज लोगों को राइट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो यही बात आपने सोसाइटी के रिफॉर्म्स के बारे में बतानी है, ताकि अगर ये रिफॉर्म्स ना होते तो जो अनफेयर ट्रेडिशन है, जो अनफेयर रवायात है हमारी सोसाइटी की, वो चलती रहती। तो इन चेंजेस के आने से क्या हुआ कि जो अनफेयर और गलत ट्रेडिशन थी और रस्में थी वो ख़त्म कर दी गई, ताकि बच्चों को और औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स मिल सकें, उनके साथ ज़्यादती ना हो। एजुकेशनल रिफॉर्म्स में हमने बताना है चेंजेस टू इम्प्रूव स्कूल्स, कॉलेजेस एंड लर्निंग सिस्टम। इस रिफॉर्म से क्या फ़ायदा हुआ कि स्कूल के सिस्टम को और एजुकेशनल सिस्टम जो भी हैं, जो तालीम दे रहा है जो भी इदारा, उन सबको चेंज किया जा सके। जैसे कि इसमें स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और जो भी इदारे हैं जो तालीम दे रहे हैं, उनको इम्प्रूवमेंट उनमें आई चेंजेस आने से। चेंजेस कैसे आए कि एग्जांपल यहाँ पे आप दे सकते हैं कि बिल्डिंग स्कूल, टीचिंग मॉडर्न सब्जेक्ट्स, प्रोमोटिंग फीमेल एजुकेशन। अब चेंजिंग इस तरह से आई ना कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स बनाने पड़ गए, यानी कि जब तालीम के ऊपर लोगों ने बात करना शुरू कर दी माजी में, तो फिर उससे क्या फ़ायदा हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स बनना शुरू हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तालीम मिलना शुरू हो गई। और ऐसे भी सब्जेक्ट ईजाद करना शुरू कर दिए लोगों ने, जिसको पहले इंडिया में नहीं पढ़ा जाता था, वो सब्जेक्ट भी लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, ताकि लोगों को और ज़्यादा समझ और अक्ल मिलना शुरू हो जाए पढ़ाई से। और साथ में औरतों की तालीम को भी प्रमोट करना शुरू कर दिया। आपको पता है इंडिया में ऑफ कोर्स फीमेल्स को तो वैसे भी राइट्स नहीं मिलते थे, पुराने वक्त की बात कर रही हूँ, जब पाकिस्तान नहीं बना था, तो वहाँ पे तो औरतों को ज़िंदा ही मार दिया करते थे। ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, यूट्यूब इस तरह के वर्डिंग्स पे एज रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। तो औरतों के साथ हर तरह से ज़्यादती होती थी, तो पढ़ना तो दूर की बात ना, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं उनको कराते थे। तो इसी तरह जब ये चेंजेस आई माशरे में, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि तालीम का निज़ाम जब चेंज हुआ, उसमें ये भी बताया गया कि औरतों को भी, चाहे वो किसी भी एज की हों, उनको तालीम लाजमी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये चेंजेस आई थी। फिर उसके अलावा इकनॉमिक रिफॉर्म्स भी आए थे, जैसे कि बहुत से लोगों को कहा कि आप ट्रेडिंग सिस्टम को इम्प्रूव करें। ये वो ट्रेडिंग नहीं है जो हम मोबाइल वगैरह पे आजकल जो करते हैं, ये वो नहीं है। ट्रेडिंग यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कि पाकिस्तान में कोई अच्छी सी चीज़ बनती है और हम बाहर वाले मुल्क में महंगा करके बेचते हैं, ये वो ट्रेडिंग है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम को और बेहतर हम करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया पैसा कमा सके। एग्रीकल्चर सिस्टम, यानी कि जो फसलें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो हों, ताकि हमारा पैसा जनरेट हो, टैक्स सिस्टम और बिज़नेस भी अच्छे से रन हो सके। ये चीज़ें कैसे होंगी, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, तभी पॉसिबल है जब हमारे कंट्री में, हमारे माशरे में चेंजेस आएंगी, तब ही चांसेस हैं कि हमारा माशरा बेहतर होएगा पैसा कमाने में भी। एग्जांपल आप इसमें देंगे कि इम्प्रूविंग फार्मिंग, रिड्यूसिंग अनफेयर टैक्सेस, इंकरेजिंग इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेड। इसके चेंजेस इस तरह से आएंगे कि फार्म्स हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा खेत बनाएंगे जिनमें हम फसलें उगाएंगे, जानवरों को पालेंगे, ताकि हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हों, खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा हों। उसके अलावा जो टैक्स बेतुके लगाए जाते हैं वो टैक्स ना लगाए जाएँ, ताकि किसी को बेतहाशा टैक्स ना पे करना पड़े। उसके अलावा हमारे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, ताकि इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, फैक्ट्रीज़ बनेंगी, तो हम अच्छा पैसा कमाएंगे। ज़ाहिर बात है, फैक्ट्रीज़ होंगी, इंडस्ट्री होंगी, हम कोई अच्छा प्रोडक्ट बना के बाहर के मुल्कों में जब बेचेंगे तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। और ट्रेडिंग करेंगे, यानी कि जो भी इंडस्ट्री में चीज़ें बनेंगी वो बाहर वाले मुल्क में ट्रेड कर दो, यानी कि बेच दो महंगा करके। तो इस तरह से चेंजेस आई थी गुजरते वक्त के साथ साथ, हमारी हिस्ट्री ने ये चीज़ें सिखाई। यहाँ तक जब आपने इन्फॉर्मेशन दे दी ना, फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स इन द मुस्लिम इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान बेशक हम ना भी लिखें, आप सिंपल लिखते हैं मुस्लिम इंडिया या इंडिया, क्योंकि
ऑफ कोर्स ये जितनी भी हिस्ट्री है ये पाकिस्तान बनने से पहले की है, ठीक है। तो ये सारी जो हिस्ट्री है ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों मैंने इनको यहाँ पे लिखा, ये आगे आपको चैप्टर में भी आएगा और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनमें है क्या, इनमें सारी वो बातें बताई जाएंगी जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है बना, जिसकी वजह से मुसलमान जो इंडिया में रहते थे उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि अब पाकिस्तान को बना लेना चाहिए। अब वो क्या कंडीशन बनी कि पाकिस्तान बनाने के लिए सारे मुसलमान मान गए, हिस्ट्री क्या थी, क्या क्या हुआ, वो सारा आपने इस हिस्टोरिकल रिफॉर्म में बताना है, जो कि आगे चैप्टरों में भी आएगा। सबसे पहला टॉपिक है हमारा शिमला डेपुटेशन, जो कि 1906 में हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी ने ही एक तरह से मुसलमानों को राइट्स दिए। अब हुआ क्या, मुसलमानों को यहाँ पर राइट्स कैसे मिले, तो आसान अल्फाज में समझाती हूँ ना कि जो मुसलमान थे वो भी चाहते थे कि उनकी भी एक पहचान हुकूमत में बने, यानी कि उनके लोग भी गवर्नमेंट में बैठें। मुसलमान ये चाहते थे, यानी कि इंडिया में जो मुसलमान रहते थे वो चाहते थे कि वो भी गवर्नमेंट में आए। लेकिन जो हिंदूज़ की पार्टीज़ थी, हिंदूज़ की पार्टीज़ कौन थी, कांग्रेस। जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में पीटीआई है, नून लीग है, वैसे ही इंडिया में एक पार्टी थी कांग्रेस, जिसमें सारे जो थे हिंदूज़ थे, ठीक है। मुसलमान भी चाहते थे इसी तरह की उनकी भी एक पार्टी हो। तो फिर हुआ क्या कि 1906 का साल चल रहा था। मुस्लिम लीडर्स, यानी कि जो लोग मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाना चाह रहे थे कि उनके लिए भी एक इस तरह से पार्टी बने और उनको आज़ादी मिले, आसानी मिले, तो वो हो गए फिर लीडर्स मुसलमानों के, ठीक है। तो जो मुस्लिम लीडर्स थे, जो हेड्स थे एक तरह से मुसलमानों के, जो उनके मुसलमानों की हेल्प कर रहे थे, ये लीडर्स इन्होंने क्या किया, ये एक ब्रिटिश बंदे से मिलने गए, ठीक है। वो ब्रिटिश वाइजरी था जो शिमला के एक इदारे में काम करता था, यानी कि एक अंग्रेज़ ऑफिसर से मिलने गए जो शिमला के इलाके में उसका ऑफिस था। जैसे कि यहाँ पाकिस्तान में लाहौर हो गया, पेशावर हो गया, कराची हो गया, वैसे ही इंडिया में एक लोकेशन है शिमला, वहाँ पे ये ऑफिसर बैठता था, ब्रिटिश वाइजरी, ठीक है। इनको हम वाइजरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इनका टाइटल था, ठीक है। तो ब्रिटिश वाइजरी जो उधर बैठे हुए थे शिमला की लोकेशन में, 1906 का साल चल रहा था। उधर ये जो मुस्लिम लीडर हैं इनसे मिलने गए। अब मुस्लिम लीडर्स ने इनसे जाके क्या बात करी, मुस्लिम लीडर्स ने इनके पास जाके एक डिमांड रखी, एक शर्त और ख्वाहिश रखी अपनी, कि उनको भी एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम की मिले, यानी कि मुसलमान भी ख़ुद को रिप्रेजेंट करें, यानी कि उनकी एक पार्टी हो जिस पर सारे मुसलमान वोट कर सकें, ठीक है। ये चाहते थे ये लीडर्स, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पोलिटिकल स्टेप टू प्रोटेक्ट द मुस्लिम राइट्स। अब यहाँ पे आपने ये बताना है कि ये जो शिमला डेपुटेशन है जो 1906 में हुआ, ये सबसे पहला स्टेप लिया गया था मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये सबसे पहला पॉलिटिकल राइट था जो मुसलमानों को मिला। इससे पहले मुसलमानों को किसी ने भी गवर्नमेंट में ना तो आने दिया, और ज़ाहिर बात है हिंदूज तो कभी नहीं चाहेंगे कि मुसलमान भी आगे निकलें। तो ये एक पहला स्टेप था जो मुसलमानों को राइट्स दे रहा था पॉलिटिक्स में भी। अब 1906 के अंदर ही एक और चीज़ भी हो गई। एक तो हमने 1906 में देखा कि शिमला डेपुटेशन हुई थी, उसी 1906 के साल में एक और चीज़ हुई, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी कि ये जो ऑफिसर थे ब्रिटिश वाइजरी, ये मान गए और इन्होंने कहा कि ठीक है, हम मुसलमानों के लिए भी एक पार्टी बना देते हैं और उस पार्टी का नाम होएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब इस मुस्लिम लीग के साथ ऑल इंडिया का नाम क्यों लगाया गया, यानी कि जितने भी मुसलमान पूरे इंडिया में किसी भी कोने में हैं उन सब के लिए ये एक पार्टी बना दी गई, ठीक है। अब इस पार्टी को क्यों बनाया गया, क्योंकि इस पार्टी में सारे हेड्स मुसलमान हेड्स होंगे, और इस पार्टी के पास जब मुसलमान हेड होंगे तो जाहिर बात है सारे मुसलमान जो इंडिया में रहेंगे वो फिर इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ बताया कि मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म टू प्रोटेक्ट मुस्लिम पॉलिटिकल राइट्स। ये पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग की इसलिए बनाई गई ताकि मुसलमानों को पॉलिटिक्स के अंदर भी सारे राइट्स दिए जा सकें, ठीक है। और मुसलमान जो आवाज़ उठाना चाहते हैं तो ये गवर्नमेंट के इदारे में ऑफ कोर्स ये लोग फिर बैठेंगे, यानी कि मुस्लिम लीग की जो पार्टी है इसमें जो भी मुसलमान वोट लेके आएगा, ज़ाहिर बात है वो गवर्नमेंट के इदारों में भी बैठ सकेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट के इदारों में जब ये लोग बैठेंगे तो मुसलमानों के हक़ में भी उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। नहीं तो फ़िलहाल तो सारे गवर्नमेंट के इदारों में सारे हिंदूज़ बैठे हुए हैं, तो उन्होंने तो कहीं से भी मुसलमानों का ख्याल नहीं रखना था। फिर आगे आता है इट गेव मुस्लिम्स अ प्लेटफॉर्म टू वर्क टुगेदर पोलिटिकली। आपने बताना है कि मुस्लिम लीग बनने से क्या हुआ
कि सारे मुसलमान एक दूसरे के साथ मिल के रहना शुरू हो गए। देखें, पूरे इंडिया में बहुत से मुसलमान होंगे, लेकिन वो सारे मुसलमान एक दूसरे को पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स हर बंदे की एक दूसरे के साथ नहीं बनती। लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टी बनने से क्या होगा कि वो सारे मुसलमान जो एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, वो भी एक दूसरे के साथ मिल के रहेंगे, क्योंकि उनको खुशी होगी कि उनके हक़ में भी एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी गई है जो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए होगी। इसी वजह से क्या फ़ायदा होगा कि सारे मुसलमान एक दूसरे के साथ मिल के रहेंगे, एक प्लेटफॉर्म उनके पास हो गया है जिसकी वो हेल्प ले सकते हैं अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे मिंटू मॉडल रिफॉर्म, जो कि 1909 में हुआ, कुछ साल बाद हुआ। ठीक है, इस मिंटू मॉडल रिफॉर्म का दूसरा नाम है इंडियन कौंसिल एक्ट 1909। इसमें क्या हुआ था? गेव मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन इलेक्शन। यहाँ पे हुआ ये कि जो मुस्लिम लीडर्स थे, जैसे कि मुसलमानों ने शुरू में आते हैं, जैसे कि मुसलमानों ने शिमला डेपुटेशन में ब्रिटिश वाइसरी के पास जाके कहा कि हमारे लिए एक मुस्लिम लीग बना दें, यानी कि हमारे लिए एक अलग से पार्टी बना दें। वैसे ही मिंटो मॉडल रिफॉर्म में क्या हुआ कि मुसलमान मिंटो मॉडल एक ब्रिटिश बंदा थे, ठीक है, उनसे मिलने गए और उनसे कहा कि देखिए हमारी पार्टी तो बन गई है मुस्लिम लीग की, लेकिन प्लीज़ अब आप हमारे लिए इलेक्शन का प्रोसेस भी अलग करा दें। यानी कि पहले क्या होता था, इलेक्शन का प्रोसेस ऐसा होता था जिसमें मुसलमान और इंडियंस, यानी कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे वोट करते थे, ठीक है, इंडिया में। लेकिन मिंटो मॉडल रिफॉर्म से क्या हुआ कि इलेक्शन प्रोसेस सेपरेट हो गया। तो एक इलेक्शन हो गया हिंदूज़ के लिए और एक इलेक्शन प्रोसेस बना दिया गया मुसलमानों के लिए। ठीक है, ये कैसे हुआ? मिंटो मॉडल रिफॉर्म की मदद से। इसमें हमने बताना है कि गेव मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन इलेक्शन। इलेक्टोरेट मीन्स एक इदारा बना दिया गया जहाँ पे मुसलमान अलग से इलेक्शन दे सकते हैं, मतलब वोट दे सकते हैं। ठीक है, अलाउड मुस्लिम्स टू पार्टिसिपेट मोर इन गवर्नमेंट। और इस मिंटो मॉडल रिफॉर्म से क्या फ़ायदा हुआ कि मुसलमान पॉलिटिक्स में ज़्यादा घुस गए। यानी कि पहले जब ये चीज़ नहीं हुई थी तो पहले ऑफ कोर्स सिर्फ कांग्रेस की पार्टी एग्जिस्ट करती थी जिसमें सारे हिंदूज थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि शिमला डेपुटेशन से मुस्लिम लीग की पार्टी भी आ गई। उससे क्या हुआ कि पूरे इंडिया में एक खुशी का माहौल आ गया कि मुसलमानों के हक़ में भी एक पार्टी मौजूद है अब, जो पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट में भी मुसलमानों को हेल्प करेगी। लेकिन अभी भी जो इलेक्शन प्रोसेस था वो अलग नहीं हुआ था। तो इससे नुकसान की बात ये थी ना कि हिंदूज़ भी उस पर ही वोट करेंगे और मुसलमान भी उधर ही वोट करेंगे, तो उसमें मुसलमान पर खुश नहीं थे। इसीलिए जब ये मिंटो मॉडल रिफॉर्म हुआ, इससे क्या फ़ायदा हुआ कि इलेक्शन अलग हो गए, मतलब दोनों बंदे अलग अलग वोट दे सकते, यानी कि हिंदूज़ अलग से वोट करेंगे, वैसे ही मुसलमान अलग से एक और डिपार्टमेंट में, इलेक्टोरल डिपार्टमेंट में वोट कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों ने फिर इसमें पार्टिसिपेशन शो की। ठीक है, पहले जो मुसलमान पार्टिसिपेट नहीं भी करते थे वो अब से करना शुरू हो गए, क्योंकि उनको अब दिख गया है कि हमारे हक़ में एक पार्टी भी बन गई है और हमारे हक़ में एक प्रॉपरली इलेक्शन सिस्टम भी बना दिया गया है। इसलिए वो लोग ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने करना शुरू कर दी। ठीक है, फिर आपने इसके बाद बताना है 1916 का दौर आ जाएगा, जिसमें आ जाता है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट इतना मशहूर क्यों है? क्योंकि ये वो वक्त था जिसमें मुसलमान और हिंदू पहली दफ़ा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गए। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी बता देती हूँ, वैसे तो आगे चैप्टर में भी आएगा, वहाँ से भी आप देख सकते कहानी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझा देती हूँ कि लखनऊ पैक्ट में क्यों मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ मिलने के लिए राज़ी हो गए। क्योंकि हिंदू और मुसलमानों ने देख लिया कि जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने हर जगह पे कब्ज़ा किया हुआ है। अगर आप लोगों को हिस्ट्री नहीं पता तो हिस्ट्री बता देती हूँ। मुसलमान कैसे इंडिया में आए? ऑफ कोर्स मुसलमान हिजरत करते थे, ट्रैवल करते थे डिफरेंट जगहों पे। तो इसी तरह कुछ मुसलमान इंडिया आ गए और उन्होंने वहाँ पे भी दीन फैलाया, जिससे क्या हुआ कि हिंदू मेजॉरिटी जो वहाँ पे थी, वहाँ पे अब मुसलमान भी आना शुरू हो गए। पहले जो मुसलमान वहाँ पे नहीं थे, इन मुसलमानों के आने से, यानी कि जो हिजरत करके, यानी कि ट्रैवल करके इंडिया आए थे जो मुसलमान, फिर उन मुसलमानों ने इंडिया में रहने वाले हिंदूज़ को कन्वर्ट करके रिवर्ट करके मुसलमान बना दिया। तो इस तरह से वहाँ पे मुसलमान तो आ गए, और फिर गुजरते वक्त के साथ साथ जो बादशाह थे इंडिया के, मुग़ल बादशाह हो गए, डिफरेंट बादशाह हो गए, तो मोस्टली वहाँ के जो बादशाह थे वो भी मुसलमान थे। ठीक है, तो इस वजह से जो हिंदूज़ थे वो मुसलमानों से तंग होना शुरू हो गए, क्योंकि ज़्यादातर मुसलमान पावर्स में थे, अच्छे ओहदों में थे, अच्छी इदारों में थे,
लेकिन फिर एक बुरा वक्त आया। वो बुरा वक्त ये था कि जो अंग्रेज़ थे ना, ब्रिटिश पीपल जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने आगे इंडिया पे कब्ज़ा कर लिया। और कब्ज़ा करने की भी अलग से एक कहानी है, बट वहाँ पे अभी मैं नहीं जा रही, सिर्फ बता रही हूँ कि कब्ज़ा उन्होंने जैसे ही किया इंडिया में, तो सारे इदारों में उन्होंने जाके कब्ज़ा कर लिया, यानी कि सारे बड़े इदारों में अब अंग्रेज़ ही बैठना शुरू हो गए। तो अब उन अंग्रेज़ों ने क्या किया, मुसलमानों को तो वो वैसे ही नहीं आने दे रहे थे, तो हिंदूस जो थे, सिर्फ कुछ हिंदूस को उन्होंने गवर्नमेंट के बड़े ओहदों पे, डिपार्टमेंट्स में रख दिया, लेकिन मुसलमानों को आने नहीं देते थे। फिर गुजरते वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने आवाज़ उठाई, फिर जाके थोड़े थोड़े मुसलमान जो है इन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में बैठना शुरू हो गए, जिसमें कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी दे दी कि शिमला डेपुटेशन की एग्जांपल आप देख लें कि मुसलमानों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और कहा कि हम एक पार्टी बना दें। तो इस तरह से फिर मुसलमान दोबारा से उनकी आइडेंटिटी ईजाद हुई। नहीं तो मुसलमानों को समझ लें कि एक तरह से हिंदूज़ ने दोबारा से दबा दिया था, क्योंकि उनको देख गया था कि अब अंग्रेज़ भी आ गए हैं, हिंदू पहली मेजॉरिटी में ज़्यादा हैं, मुसलमान कम थे, तो उन्होंने मुसलमानों को दबाना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ तो वैसे भी मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने भी दबाना शुरू कर दिया मुसलमानों को। तो समझ लें कि हिंदूज़ एंड अंग्रेज़ों ने मिल के मुसलमानों को हर तरह से तकलीफ़ दी। तो इसीलिए ये जो पूरी हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स के भी पेरेंट्स थे, बड़े पुराने जो हमारी हिस्ट्री थी वालदैन की, तो उन्होंने कितनी एफर्ट्स पुट अप की थी हमारे लिए कि हम लोगों को एक अलग मुल्क मिल सके, कि हम लोग आज़ादी से रह सकें। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट में वापस आते तो उसमें क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ इसलिए करने को तैयार हो गए क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ ज़्यादा ताकतवर थे, उन्होंने हर जगह पे कब्जा कर रखा था, और ये दोनों अच्छे से जान चुके थे कि अगर ये लोग मिल के चलेंगे तो अंग्रेज़ इनके हक़ में जो है डिसीजन ले लेगा। यानी कि जहाँ पे ये लोग अगर कहते थे ना, हिंदूज़ और मुस्लिम कहते थे कि हमें ये दे दो, हमें ये राइट्स दे दो, ब्रिटिश पीपल अंग्रेज़ कहते थे हम नहीं देंगे, हम आपको राइट्स नहीं देंगे, हम आपको ये नहीं देंगे, हम आपको वो नहीं देंगे। लेकिन जब इन्होंने देख लिया, इन दोनों ने पार्टीज़ ने, कि अगर हम लोग मिल के चलेंगे और मिल के कुछ मांगेंगे तो अंग्रेज़ इनकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम उन पर प्रेशर डालेंगे, हम उनको तंग करेंगे। इस तरह से लखनऊ पैक्ट में जो मुसलमान पार्टीज़ थी एंड जो हिंदू की पार्टीज़ थी, वो एक दूसरे के साथ मिल गए। ठीक है, इस लखनऊ पैक्ट में एक और चीज़ भी हुई कि मुसलमानों को जो इलेक्शन प्रोसीजर जो उनका अलग किया गया था ना, वो मज़ीद प्रोटेक्ट कर दिया गया, उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो कांग्रेस थी वो कहती है कि ठीक है, हम मुसलमानों के साथ चलने के लिए तैयार हैं, इसलिए कांग्रेस की पार्टी ने मुसलमानों को भी कुछ पावर्स अपनी दे दी कि आप लोग भी थोड़ी सी पावर्स ले लें। दिस वॉज अ बिग स्टेप इन द हिंदू मुस्लिम कोऑपरेशन। ये सबसे बड़ा स्टेप था, जिसमें ये जो लखनऊ पैक्ट है, ये सबसे बड़ा स्टेप था जिसकी मदद से हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाता है 1919 का वक्त। इसमें आया था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के रिफॉर्म के दौर में डायरार्ची का सिस्टम, यानी कि जो अंग्रेज़ है उसने दो तरह की गवर्नमेंट सिस्टम ईजाद कर दी। यानी कि पहले एक गवर्नमेंट सिस्टम थी, लेकिन अब दो तरह की गवर्नमेंट सिस्टम ईजाद कर दी। इसमें होगा क्या कि आधी गवर्नमेंट की पावर ब्रिटिश लोगों के पास होएगी और आधी गवर्नमेंट की पावर हिंदूज़ और मुसलमानों के पास होएगी। ठीक है, यानी कि जो अंग्रेज़ों ने अपने पास पावर रखी है, वो ज़्यादातर अंग्रेज़ों ने वो वाली पावर अपने पास रखी है जिसमें पैसे का लेना देना सबसे ज़्यादा है। यानी कि गवर्नमेंट की वो पावर जिसमें सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है और सारी पैसों से रिलेटेड पावर्स हैं, वो उसने अपने पास रखी, और बाकी मामूली सी टोटल की पावर्स उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को दे दी। तो ये चीज़ हुई थी इस मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के रिफॉर्म में, कि गवर्नमेंट सिस्टम जो है दो तरह का बना दिया। यानी कि एक प्रोविंस में गवर्नमेंट्स भी बना दी अलग से, और एक आपको प्रोविंस और मेन गवर्नमेंट का बता दूँ। एक वो मेन गवर्नमेंट होती है जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट का नाम देते हैं, ये समझ लें कैपिटल के इलाके में बनाई जाती है। एक होती है प्रोविंसेस की गवर्नमेंट, जो उस प्रोविंस को चलाने के लिए काम आती है। तो पहले ये सिस्टम नहीं था, पहले एक ही गवर्नमेंट थी, लेकिन इस मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के रिफॉर्म से क्या फ़ायदा हुआ, दो तरह की गवर्नमेंट बन गई। यानी कि एक गवर्नमेंट जो मेन गवर्नमेंट है, उसके अलावा दूसरी गवर्नमेंट ऐसी है जो प्रोविंसेस के इलाकों को चला रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हुआ कि कुछ पावर्स इसी तरह ब्रिटिश लोगों ने इंडियंस को दे दी। इंडियंस में कौन आते हैं, हिंदूज भी शामिल हैं, मुसलमान भी शामिल हैं। तो यानी कि हिंदू और मुसलमानों को कुछ पावर्स दे दी गई, और ब्रिटिश लोगों ने कुछ पावर्स अपने पास भी रखी। ठीक है, वो पावर्स कौन सी थी, वही जो मैंने आपके सामने बताई, पैसों वाली पावर्स, जो मेन पावर्स हैं वो अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में रखी। इट वॉज नॉट फुली सक्सेसफुल बट स्टार्टेड पोलिटिकल पार्टिसिपेशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है सक्सेसफुल नहीं हो सका, इस पर लोगों ने ज़्यादा अमल नहीं किया, लेकिन इस
रिफॉर्म के आने से, यानी कि इस तब्दीली के आने से क्या फ़ायदा हुआ कि पॉलिटिक्स में जो है हलचल बहुत ज़्यादा मच चुकी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा हिंदू एंड मुसलमान इन सब का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ गया था इस रिफॉर्म के आने से। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे नेहरू रिपोर्ट की एंड कायदे आज़म की 14 पॉइंट्स। अब यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मैंने इकट्ठे क्यों लिखे गए हैं, अब यहाँ पे बहुत मज़े की चीज़ है। जो नेहरू रिपोर्ट है ना, नेहरू एक हिंदू बंदा है, ठीक है। वहीं पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मुसलमान है और वो मुस्लिम्स की साइड लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि 1928 में ना नेहरू ने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि ज़ाहिर बात है उस वक्त अंग्रेज़ चाह रहा था, अंग्रेज़ लोग चाह रहे थे कि इंडिया के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाए। अगर आप में से किसी को कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं पता तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बता देती हूँ। हर मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री को चलाता है, ठीक है। समझ लें कि ये एक लॉ की किताब होती है जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स की सारी पावर्स लिखी जाती हैं, इंसानों के राइट्स लिखे जाते हैं। ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन, और हर मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद होता है, ठीक है। वैसे ही अंग्रेज़ चाह रहे थे कि इंडिया के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। तो फिर इसमें आपने बताना है कि जो नेहरू रिपोर्ट, यानी कि नेहरू साहब जो थे, जो हिंदू थे, उन्होंने ज़ाहिर बात है हिंदूज़ की साइड लेनी थी। तो उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इंडिया के लिए तो उन्होंने क्या किया, मुसलमानों के सारे राइट्स इग्नोर कर दिए। उन्होंने मुसलमानों की परवाह ही नहीं की, उन्होंने सिर्फ हिंदूज़ की साइड लेके हिंदूज़ की परवाह करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। लेकिन जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पता चला कि नेहरू रिपोर्ट ने इस तरह की हरकत करी है कि मुसलमानों को इग्नोर कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये कॉन्स्टिट्यूशन कोई मामूली सी बात नहीं है, एक दफ़ा ये बन गया पूरी ज़िंदगी के लिए उस मुल्क के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। इसीलिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक साल बाद, यानी कि नेहरू रिपोर्ट जब बनी उसके एक साल बाद कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स आ गए। इन कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स में ये बताया गया कि मुसलमानों को सबसे ज़्यादा सेफ्टी मिलनी चाहिए, उनके राइट्स जो है पॉलिटिक्स में और गवर्नमेंट में भी सेफ़ होने चाहिए। यानी कि जहाँ पे नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों के राइट्स जो है इग्नोर किए, वहीं पे कायदे आज़म ने उन्हीं राइट्स को प्रोटेक्ट किया। तो ये चीज़ें आपने बतानी है, ये आगे चैप्टर में भी आगे यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। यही है वो कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम रखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, पाकिस्तान बनने के बाद भी हम पाकिस्तानियों ने इसी को यूज़ किया जब तक कि हमारे पाकिस्तान में नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ गया था, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ज़ाहिर बात है इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से क्या फ़ायदा हुआ कि जो प्रोविंसेस हैं उनको ज़्यादा पावर्स दे दी गई। प्रोविंसेस यानी कि इंडिया के इलाके में जो प्रोविंस एरिया था ना, वहाँ पे पावर्स, जो गवर्नमेंट थी ना प्रोविंसेस के इलाकों में, उसको ज़्यादा पावर मिल गई इस कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ ना कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद जब इलेक्शंस हुए ना, तो जो मिनिस्टर्स बने थे इन प्रोविंसेस में वो ज़्यादातर हिंदूज़ थे। यानी कि जब मुसलमानों का और हिंदूज़ का आपस में वोटिंग हुई तो ज़ाहिर बात है हिंदूज़ तादाद में ज़्यादा थे। मैंने आपको पहले ही बताया था इंडिया में हिंदू तादाद ज़्यादा थे, इसीलिए मुसलमान चाहे जितना भी वोट करते, हिंदू के जो है बराबर उनके वोट्स नहीं आने थे। इसी वजह से मुसलमानों को मिनिस्टर्स नहीं बनाया गया क्योंकि उनके वोट्स कम थे, हिंदूज़ को बनाया गया क्योंकि उनके वोट्स ज़्यादा थे। तो सारे मिनिस्टर जो प्रोविंसेस के इदारों में लगे वो सारे के सारे हिंदूज़ थे। अब यहाँ पे बुरी चीज़ क्या हुई कि सारे मिनिस्टर्स जब हिंदूज़ थे तो उन मिनिस्टरों ने क्या किया, मुसलमानों पे जुल्म करना शुरू कर दिया। ऊपर से जो मुस्लिम लीग यानी कि मुसलमानों की पार्टी थी उसके साथ भी इन्होंने कोऑपरेट करना छोड़ दिया। तो ये वो वक्त था जो मुसलमानों का सबसे बुरा वक्त था, इसीलिए इसको कहा गया है डार्क पीरियड फॉर मुस्लिम। ये जो वक्त था ये था 1937 से लेकर 1939 तक, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है पाकिस्तान रेजोल्यूशन। जब मुसलमानों ने देखा कि कांग्रेस के मिनिस्टर्स हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग के साथ भी कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान की लोकेशन में एक पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ। यानी कि जो हमारा जो लाहौर है ना, लाहौर का इलाका, वहीं पे ये मीटिंग हुई थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन। इसका दूसरा नाम है लाहौर रेजोल्यूशन। 1940 में लाहौर के इलाके में ये रेजोल्यूशन पास हुई, यानी कि एक डॉक्यूमेंट पास हुआ मुस्लिम लीग से, और ये मुस्लिम लीग से जब पास होके कहाँ गया, ब्रिटिश के इदारे में गया। और इस डॉक्यूमेंट में था क्या, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट में मुस्लिम लीग ने डिमांड रख दी सेपरेट कंट्री की। तो यहाँ से आप समझ लें पाकिस्तान बनने की शुरुआत हो चुकी थी।
अब हुआ क्या कि जब डिमांड रखी मुस्लिम लीग ने कि हमें अब सेपरेट मुस्लिम्स के लिए एक कंट्री चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है हिंदूज़ के साथ हम नहीं चल सकते। हिंदू जब हेड बन जाते हैं, मिनिस्टर्स बन जाते हैं, तो हमारे पे और जुल्म करते हैं, हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते। यानी कि क्लियर कट जो बात बतानी थी मुस्लिम लीग ने वो कह दी कि अब हमें एक कंप्लीट कंट्री दे दें, मुकम्मल अलग कंट्री दे दें जिस पे हम अलग से रह सकें। नेक्स्ट हेडिंग आती है मेजर इवेंट्स ऑफ 1940 से लेकर 1946। अब 1940 से लेके 1946 तक, यानी कि पाकिस्तान कब बना था 1947 में, तो उससे पहले के जो साल हैं ये वो ख़ास कीमती साल हैं, इसीलिए इनको कहा गया मेजर इवेंट्स, यानी कि सबसे ज़रूरी इवेंट्स। ये वो वक्त था जिसने क्या किया, पाकिस्तान को बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादा बातें तो नहीं लिखी गई, आपको आगे जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें मैंने ये वाले इवेंट्स भी कवर करे हुए हैं। ठीक है, तो आपने बताना कि मुस्लिम लीग गेंड सपोर्ट अक्रॉस द इंडिया, यानी कि ये जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन है ना, इस पे सारे मुसलमानों ने वोट दिया और सारे मुसलमानों ने इस रेजोल्यूशन का साथ दिया और कहा कि हमें अब अलग से एक मुल्क चाहिए। अब निगोशिएशन विद द ब्रिटिश एंड द कांग्रेस टुक प्लेस। अब जब हिंदूज को पता चला, यानी कि कांग्रेस की पार्टी को पता चला कि मुस्लिम लीग एक नया मुल्क की डिमांड कर रही है और पाकिस्तान बनाने की फरमाइश कर रही है, और सारे मुसलमान भी अब लड़ने को तैयार हो गए कि उनको एक अलग मुल्क चाहिए, तो ज़ाहिर बात है कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो गई थी। तो जो हिंदूज थे और जो अंग्रेज़ थे उन्होंने सोचा कि एक दूसरे के साथ एक मीटिंग करते हैं और सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। फिर क्या हुआ कि डायरेक्ट एक्शन डेट 1948 एंड इवेंचुअल मोमेंट्स। अच्छा, फिर 1948 में क्या हुआ कि डिसीजन ले लिया गया कि अब पाकिस्तान को हमने बना लेना है। ठीक है, अब मैंने टू द पॉइंट इसको रखा है, ज़्यादा नहीं डिटेल में गई, तो यहाँ पे मैं क्लियर बात बता रही हूँ कि 1940 से लेकर 1946 तक मेन इवेंट्स हुए जिसमें पाकिस्तान बनने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स पुट अप करना शुरू कर दी थी। ठीक है, फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ द हिस्टोरिकल रिफॉर्म। फिर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ द हिस्टोरिकल रिफॉर्म में ना बताना है कि ये हिस्टोरिकल रिफॉर्म जितने भी हमने पढ़े, शिमला डेपुटेशन हो गया, मंटो मॉडल रिफॉर्म हो गया और नेहरू रिपोर्ट हो गई, ये जितनी भी थी बातें, इन्हीं को हम कहते हैं हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स। फिर हमने बताना है कि हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स क्यों इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर बात है हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा राइट्स दिए। उसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज हुआ क्योंकि मुसलमानों को भी पॉलिटिक्स में राइट्स मिलना शुरू हो गए इन रिफॉर्म्स की मदद से। इनकरेज एजुकेशन एंड सोशल डिवेलपमेंट, और इन रिफॉर्म्स के आने से क्या फ़ायदा हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने तालीम की तरफ आए, एजुकेशन हासिल की, अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश की, और इन्हीं रिफॉर्म्स ने क्या किया, लेड द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि इन्हीं रिफॉर्म्स ने पाकिस्तान बनने की एक बुनियाद रख दी, एक पिलर बना दिया कि अब पाकिस्तान को हम बनाएंगे। तो बनाने से पहले ज़ाहिर बात है ये जो हिस्ट्री हुई थी सारी, इस सब ने बड़ा ज़रूरी रोल अदा करा। फिर आता है चैलेंजेस इन दी रिफॉर्म। आपने बताना है कि ये जो रिफॉर्म्स हैं जितने भी ऊपर हुए हैं, चैलेंजेस यानी कि इनको मुश्किलात क्या आई इन रिफॉर्म्स में। मुश्किलात ये आई ना कि इन रिफॉर्म्स को ऑब्वियसली हर बंदे ने एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ बंदे कहते थे कि ये चीज़ सही है, कुछ कहते थे नहीं है। जैसे कि नेहरू रिपोर्ट को कुछ लोगों ने नहीं माना। नेहरू रिपोर्ट को किन लोगों ने नहीं माना? मुसलमानों ने, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुसलमानों को नेहरू रिपोर्ट्स ने राइट्स नहीं दिए थे। वैसे ही 14 कायद-ए-आज़म की 14 पॉइंट्स को भी कई लोगों ने नहीं माना होगा। तो इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस आते रहे थे हिस्ट्री के अंदर। फिर हमने बताना है कि लेक ऑफ फंड्स एंड पॉलिटिकल सपोर्ट स्लोड प्रोग्रेस। उसके अलावा इन रिफॉर्म्स में पैसा बड़ा लगता है, ज़ाहिर बात है पैसा बड़ा लगाना पड़ता है, तो पैसे इतने होते नहीं थे और पॉलिटिक्स में इतनी सपोर्ट भी नहीं होती थी, जिस वजह से सारा प्रोसेस हमेशा लेट हो जाता था। यानी कि पाकिस्तान जल्दी भी बन सकता था, लेकिन पैसा कम होने की वजह से, पॉलिटिक्स में सपोर्ट कम होने की वजह से चीज़ें लेट होती गई। फिर हमने बताना है ब्रिटिश ऑफन डिलेड रिफॉर्म्स टू कीप कंट्रोल। और जो अंग्रेज़ हैं वो पूरी कोशिश करते थे कि इस तरह की जो तब्दीलियाँ हैं, रिफॉर्म्स हैं, उनको डिले किया जा सके, देर से परमिशन मिले इन सब रिफॉर्म्स की सारे लोगों को, ताकि ब्रिटिश लोगों का हर चीज़ पे कंट्रोल रह सके। यानी कि अंग्रेज़ों ने पूरी कोशिश की है कि कंट्रोल उनका रहे, इसलिए वो हर दफ़ा किसी भी रिफॉर्म को एक्सेप्ट करते वक्त बहुत नखरे करते थे और प्रोसेस को स्लो करने की कोशिश करते थे, ताकि उनका कंट्रोल लूज़ ना हो सके हिंदू और मुसलमानों के ऊपर से। कंक्लूजन जो ऊपर पढ़ा है होता है ना आपने, वही बातें हमने 3 से 4 लाइनों में या 2 लाइनों में लिख देनी होती है दोबारा से। इतना ही था इस वीडियो में।